बबुआ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट 4 ऑफ 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जब आप पूरी चीजों को समझ जाए और सारी चीजों को लगा भी ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थीटा जो कि एक एसिम्प्टोटिक टूल होता है, ग्रोथ टूल होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बिग ओ, बिग ओमेगा और टाइम मिला तो छोटा और छोटा ओमेगा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि थीटा होता क्या है। ये हमारा पहला असिम्प्टोटिक ग्रोथ टूल था। ये इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमको पता है कि फंक्शन में बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, 3n² + 5n+2 इस तरीके का फॉर्मूला होता है जो कि हम लिख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि ये जो फॉर्मूला होते हैं बेसिकली हमारे ग्रोथ पैटर्न जिसमें हम लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं और वो अक्रॉस द एल्गोरिथम्स हमको कंपैरिजन करने में भी आसान होता है, वो बेसिकली हाइड कर देते हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है 3n² + 5n+2 ये बेसिकली उनको हाइड करता है उस ग्रोथ पैटर्न को। और इसमें आपका ग्रोथ पैटर्न क्या है, इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक ग्रोथ पैटर्न है इसका। हम केवल उस चीज में इंटरेस्टेड है ना। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये बेसिकली ये टर्म इसके आगे का ये कांस्टेंट टर्म, ये सारा जो है हमारा एक्चुअल जो ग्रोथ पैटर्न है उसको हाइड करता है, ठीक है ना। और क्या हाइड करता है बेसिकली ये कांस्टेंट और ये लीनियर टर्म्स बेसिकली उनको हाइड कर देता है ना। इसीलिए हमको एक अच्छा मैथमेटिकल टूल चाहिए था इसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। थीटा का मतलब ये होता है इट ग्रोज एट द सेम रेट एज, अगर हम ऐसा लिख पाते हैं कि f(n) = थीटा ऑफ gn, तो इसका मतलब ये होता है कि fn जो है फंक्शन मेरा जो हम एक्चुअली लिखे हैं इंस्ट्रक्शन काउंट जो भी बना के, इट ग्रोज जस्ट लाइक gn। और उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को, जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और जो मेरा मेन डोमिनेंट टर्म होता है उसको हम रखते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़े थे ऑलरेडी। फिर हम लोगों ने सैंडविच आइडिया का भी के बारे में बात किया था, हमारे सैंडविच रूल का बात किया था थीटा में। तो थीटा जो होता है वर्क्स यूजिंग अ सैंडविच रूल। और हमने ये कहा था कि लार्ज एन में हम अगर ऐसा दिखा देते हैं कि fn जो है इफ इट इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड एंड लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड, तो ये fn जो है बेसिकली हम ऐसा बोल दिए कि fn का ग्रोथ कैसा होगा, gn जैसा ही होगा अगर ये अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड बस वो कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं ऑफ द सेम फंक्शन मतलब gn के अगर कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि fn का ग्रोथ एकदम सिमिलर होगा किसके, gn के। तो ये हम लोगों ने थीटा के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, एग्जांपल्स भी देखे थे, सब चीज समझा था, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, अब हम लोग बिग ओ और बिग ओमेगा नोटेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यों चाहिए होता है हमको बिग ओ और बिग ओमेगा नोटेशन, सेम रीजंस, थीटा क्यों चाहिए होता था उसी तरीके से आपको बिग ओ और बिग ओमेगा भी चाहिए होता है। हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थीटा में, बिग ओ में, बिग ओमेगा में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। हमको ये पता है कि एल्गोरिथम्स जो होते हैं डोंट रन इन एग्जैक्ट सेकंड्स एवरीवेयर। आपका मशीन अच्छा हो सकता है, मेरा मशीन खराब हो सकता है, किसी और का मशीन और भी अच्छा हो सकता है। तो अगर इसमें बेसिकली मान लीजिए आपकी मशीन में 10 सेकंड ले रहा है, मेरा मशीन में मान लीजिए 50 सेकंड ले रहा है और किसी के पास और भी अच्छा मशीन है उसमें 1 सेकंड ही ले रहा है, तो एल्गोरिथम जो होता है वो सेम सेकंड्स नहीं लेता है हर जगह रन करने के लिए, वो मशीन पे डिपेंड करता है, उसके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए था, हमने डिस्कस किया था कि हमें एक मैथमेटिकल वे चाहिए डिस्क्राइब करने का कि एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस कैसा है। तब हमने बेसिकली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया, ये अलग अलग ग्रोथ टूल्स के बारे में डिस्कस किया, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। बिग ओ और बिग ओमेगा जो है वो हमको हेल्प करता है इन सब चीजों में अलॉन्ग विथ थीटा टू टॉक अबाउट द लिमिट्स ऑफ एल्गोरिथम परफॉर्मेंस, ठीक है, कि उसका ग्रोथ पैटर्न क्या है, कैसा है, कैसे बाउंडेड है, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, ये सब चीजों में वो हेल्प करता है। वो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने में भी हमारी मदद करता है। इसका भी हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे बाद में, आपको शीट में भी देंगे, उसमें भी एग्जांपल होगा, तो आप कंपेयर भी कर पाओगे एल्गोरिथम्स को यूजिंग दीज टूल्स, ठीक है। हार्डवेयर जो होती है, अगर आपका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हैं, पाइथन, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सा है, इन सारी जो डिफरेंसेस होते हैं इनको सबको इग्नोर करता है और हमारे पास एक प्यारा सा मैथमेटिकल टूल आ जाता है और उस टूल से हम बता पाते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, हम बेसिकली एक एल्गोरिथम A1 को A2 के साथ उसके ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे कंपेयर कर पा रहे हैं। ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो चीज है अक्रॉस द डिफरेंट एल्गोरिथम्स, कौन सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, ये पैटर्न जो ग्रोथ पैटर्न जो होगा वो काइंड ऑफ सिमिलर होगा, उसका कंपैरिजन जो होगा काफी सिंपलर हो जाएगा, ठीक है। अब बिग ओ के बारे में बात करते हैं। बिग ओ क्या कहता है, बिग ओ ये कहता है कि कोई भी एल्गोरिथम है आपका वो इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, ये कहता है आपका बिग ओ। बिग ओमेगा ये कहता है कि इससे ज्यादा अच्छा नहीं होगा आपका एल्गोरिथम,
ठीक है। तो बिग ओ कहता है हाउ बैड इट कैन गेट, बिग ओमेगा कहता है हाउ गुड इट कैन बी। बिग ओमेगा ये कहता है कि आपका एल्गोरिथम इससे अच्छा नहीं होगा, बिग ओ ये कहता है कि आपका एल्गोरिथम इससे ज्यादा बेकार नहीं होगा। तो ये डेफिनेशंस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और आपका थीटा क्या कहता था, आपका थीटा ये कहता है कि आपका एल्गोरिथम जो है लगभग ऐसा ही रन होगा, उसका ग्रोथ जो होगा सेम होगा एज जीएन, जो भी हम ऊपर डिस्कस किए थे। ठीक है, अब समझते हैं कि बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो आपका बिग ओ क्या है, आपका बिग ओमेगा क्या है, और थीटा, इसमें क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में समझते हैं। थीटा आपको क्या देता है, थीटा आपको एक अपर बाउंड देता है, थीटा आपको एक लोअर बाउंड देता है, अपर टाइट बाउंड, लोअर टाइट बाउंड। तो थीटा आपको क्या दे रहा है, थीटा काइंड ऑफ आपको एक टाइट बाउंड दे रहा है कि आपका एल्गोरिथम है उसकी ग्रोथ जो होगी ऐसी ही होगी, एकदम ऐसी ही होगी, ये आपको थीटा देता है। ठीक है, जबकि बिग ओ और बिग ओमेगा क्या करता है, वो एक साइड के बारे में बात करता है। ठीक है, एक साइड आपका अपर बाउंड हो गया, एक साइड आपका लोअर बाउंड हो गया। थीटा आपका दोनों के बारे में चर्चा करता है। बिग ओ और बिग ओमेगा आपका केवल एक साइड के बारे में बात करता है, जैसे बिग ओ बात करता है अपर बाउंड के बारे में और बिग ओमेगा बात करता है लोअर बाउंड के बारे में। जब हम बोल दिए कि उससे ज्यादा बेकार नहीं होगा, बिग ओ ये कहता है, तो वो उसका अपर बाउंड आपको मिल गया। जब हम बोल दिए कि बिग ओमेगा आपका ये कहता है कि इससे अच्छा नहीं होगा, तो वो आपका लोअर बाउंड दे दिया एल्गोरिथम का। ठीक है ना। और इंटरव्यू में जो है ये जो बिग ओ जो होता है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब ये एक चीज को याद रखिएगा, जो बिग ओ होता है या फिर थीटा होता है या फिर बिग ओमेगा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा ओमेगा होता है, ये सारा जो चीज है ये बेसिकली बाउंड्स के बारे में बात कर रहा है, बाउंड्स के बारे में बात कर रहा है। ये आपके एल्गोरिथम की ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। वो ग्रोथ किससे बाउंडेड है, ऊपर कितना बेकार जा सकता है, नीचे कितना अच्छा जा सकता है, उसके बारे में बात करता है ये सारा जो नोटेशन होता है। ठीक है, चलिए बिग ओ नोटेशन को थोड़ा सा समझते हैं। बिग ओ नोटेशन जो है आपका ऐसे लिखा जाता है, बिग ओ ऑफ जी ओ ऑफ एन, और इसको प्रोनाउंस भी ऐसे ही किया जाता है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट। ठीक है, इसका वर्स्ट ग्रोथ रेट इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ये बताता है आपका बिग ओ। ये गारंटी देता है बिग ओ कि आपका एल्गोरिथम इससे बेकार नहीं होगा। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं क्योंकि बिग ओ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये एक और चीजों के बारे में बात करते हैं कि क्यों हमें केवल बिग ओ के बारे में हम लोग ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा बार थीटा या फिर बिग ओमेगा इनके बारे में इतना फोकस नहीं दिया जाता है, फिर छोटा ओ या फिर छोटा ओमेगा इनके बारे में भी इतना डिस्कशन नहीं किया जाता है। बिग ओ जो होता है इसके बारे में बहुत डिस्कस किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है ना, ये बेसिकली फोकस करता है वर्स्ट केस में, ये गारंटी देगा कि भाई आपका सिस्टम इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, ठीक है ना, और एरोप्लेन में वो कह रहा है कि अगर इंजन फेल हो जाएगा तो ऐसा बोलेगा कि 20 मिनट लग सकता है आपके इंजन को वापस से रिवैम्प होने में या रीस्टार्ट होने में। अरे 20 मिनट कितना बेकार टाइम है यार, ऐसा सेफ्टी गारंटी आप लीजिएगा, 20 मिनट में तो पूरा प्लेन नीचे होकर एकदम टूट फूट जाएगा। तो इसीलिए बिग ओ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका वर्स्ट केस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सेफ्टी गारंटी देता है कि नहीं फटेगा सिस्टम, मेरा नहीं फटेगा, प्लेन मेरा ब्लास्ट नहीं करेगा, ये सब चीजों का बेसिकली गारंटी देता है आपको बिग ओ। इजी टू कम्युनिकेट, अगर बोल दिए हैं कि हमारा एल्गोरिथम जो है इससे बेकार नहीं होगा, आप बहुत आसानी से उसको एल्गोरिथम में देख भी पाएंगे कि हाँ यार जो दिख रहा है हमको एल्गोरिथम, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर कहने का मतलब ये कि आप जो भी एल्गोरिथम लिखे हैं उस एल्गोरिथम को जब आप स्कैन करिएगा लाइन बाय लाइन, तो आप ये देख पाएंगे कि हाँ वर्स्ट केस जो है बहुत जल्दी बता सकते हैं इस एल्गोरिथम को देख के, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इनफ फॉर डिसीजन मेकिंग, अगर कोई कह दे कि हाँ भाई प्लेन में 20 मिनट का इंजन का अगर स्टॉप या अगर हमको चल जाए तो हम कह दे कि हाँ भाई सही है चलेगा, इस एल्गोरिथम को रख लो अपने उसमें, अपने प्लेन का डिब्बा में, उसमें रख लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ऐसा है ना। तो ये आपको बेसिकली, और फिर आप उसमें डिसीजन ले लीजिए, 20 मिनट से ज्यादा अगर नहीं लेता है तो हमारे लिए चलता है, तो हाँ ठीक है चलिए इस एल्गोरिथम को इस प्लेन का डब्बा में रख सकते हैं इंजन रिवैम्पिंग के लिए। ठीक है ना, तो ये सब चीजें थोड़ी सी बताता है आपका बिग ओ। What it really means, ठीक है, बिग ओ का एक्चुअली मतलब क्या होता है, वो आपको देता है अपर बाउंड कि इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बिग ओ ये कहता है कि जो आपका बाउंड जो होगा अपर बाउंड, वो मे और मे नॉट बी टाइट, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एल्गोरिथम है f ऑफ n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10। ठीक है, अगर आप ऐसा कह दें कि ये एल्गोरिथम आपका बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है, हम अभी डेफिनेशन नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आप कह दें कि बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इस एल्गोरिथम का जो ग्रोथ रेट है इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होगा।
हम ऐसा भी कह सकते थे कि भाई एन क्यूब भी हो सकता है ये, तो हाँ तो सही बात है, ये एल्गोरिथम जो है इससे ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, सही बात है, हाँ ये एल्गोरिथम इससे ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, ये भी एक अपर बाउंड हो गया, ये भी एक अपर बाउंड हो गया। लेकिन एन स्क्वायर जो है ये एकदम पक्का वाला अपर बाउंड है, इसीलिए इसको कहा जाता है टाइट अपर बाउंड, ठीक है, टाइट अपर बाउंड। बिगो ऐसा नहीं कहता है टाइट अपर बाउंड या फिर वैसा कुछ, है ना, वो तो हम लोग बोलते हैं कि यार एकदम टाइट वाला अच्छा वाला अपर बाउंड, तो वो तो हम कहते हैं। लेकिन अब बिगो आपका ये कहता है कि जो बाउंड हम कह रहे हैं वो मे और मे नॉट बी टाइट। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस जो है जो हमको समझना जरूरी है, ठीक है। इफ परफॉर्मेंस स्टेज अंडर लिमिट वी आर सेटिस्फाइड, है ना। अगर कोई कह दे कि ये मशीन जो है इससे ज़्यादा ख़राब नहीं काम करेगा और इससे अगर वो वर्स्ट केस में भी ऐसा चल रहा है तो भी हमको बेसिकली महीने का 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, और 1 लाख रुपए का नुकसान अगर हमें सेटिस्फाइड है तो अगर ये कोई कह दे तो हम कह देंगे हाँ ठीक है चलो भाई कंपनी चलाएंगे 1 लाख के नुकसान से, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा मुनाफा 50 लाख, ऐसा कुछ कह दिया, ठीक है ना। हमें इन चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता कि हाउ फास्ट द बेस्ट केस इज, कि मशीन कितना जल्दी काम कर लेती है बेस्ट केस में, कि मतलब पूरा उसको मान लीजिए कोई सिलाई का मशीन है, ठीक है ना, सिलाई का मशीन है, उसमें ऑलरेडी एक शर्ट दे दिए हैं, ठीक है, एक शर्ट दे दिए हैं जिसका सारा चीज़ मोस्टली सिला हुआ है, और उसको बोल रहा है कि भाई आप उसको सिलाई कर, तो हमको नहीं फर्क पड़ता है कि सिला हुआ टी शर्ट को कितना जल्दी वो सिल सकता है, या फिर बस उसका बाँह टूटा हुआ है, कोई टूटा हुआ है उसको कितना जल्दी कर सकता है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये फर्क पड़ता है कि मशीन में बहुत सारा लोड है, 10-15 लोग उस मशीन को यूज़ कर रहा है, क्या है वर्स्ट केस वो लोग आप लोग डिफाइन करिएगा, और उसके बाद फिर मान लीजिए एक साथ 10 नया नया कपड़ा लेके लोग आ जाता है और उसका बेसिकली पूरा शर्ट बनाना है, वो हमारे लिए वर्स्ट केस है, तो वो हमको समझना जरूरी। ये जरूरी नहीं है कि एक दिन कोई भी नहीं आया, बस मशीन अकेला बैठा हुआ है और मशीन को एक ही लड़का यूज़ कर रहा है और उसने टी शर्ट भी ऑलरेडी सिल दिया था, अब बताओ कि बेस्ट केस क्या होगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, हाउ फास्ट द बेस्ट केस। हमको ये फर्क पड़ता है कि जब सारा लोड उस मशीन पर डाल रहे हैं, पावर भी थोड़ा कम है, वोल्टेज भी थोड़ा कम है, ये वर्स्ट केस है, और अब इस टाइम पे मेरा मशीन कैसे परफॉर्म करेगा वो डिफाइन करेगा कि हाँ यार अब इस टाइम पे इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं, आगे भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। हम इस चीज पे केयर करते हैं कि इट नेवर एक्सप्लोड्स, है ना, कि मतलब इतना सारा लोड देने के बाद भी मशीन में ब्लास्ट ना हो, ठीक है, तो वो आपका वर्स्ट केस डिफाइन करता है, ठीक है। अब इतना आप लोग समझ गए, थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन बात कर लेते हैं बिग ओ का, जैसे आपको थीटा का दिए थे, थीटा का आपको याद होगा कि कैसे करते थे कि एफ ऑफ एन जो है बेसिकली वो बिलोंग करता है थीटा ऑफ जी एन को, थीटा ऑफ जी एन को अगर हम ऐसे लिख पाए एफ एन इज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू C1 ऑफ जी एन एंड C2 ऑफ जी एन, है ना, और ये पॉजिटिव्स होने चाहिए सारे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने थीटा का डेफिनेशन दिया था। तो इससे हम क्या पाएंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एन इट बिलोंग्स टू थीटा ऑफ जी एन। इसका ग्रोथ रेट जो है एफ एन का, इट ग्रोथ पैटर्न जो है इट विल बी द सेम एज जी ऑफ एन, ठीक है। अब बिग ओ का डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन इफ एफ एन इज ऑलवेज पॉजिटिव आफ्टर सम पॉइंट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि एफ ऑफ एन जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन, है ना। तो ये बेसिकली एफ ऑफ एन जो है इफ इट इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन, और ये बेसिकली आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर सम इनपुट, ठीक है ना, आफ्टर सम इनपुट क्रॉसेस सम थ्रेशोल्ड एन नॉट, ठीक है। ये वाला हम लोग चीज ऑलरेडी बोले थे कि एन नॉट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आउटपुट देने लगना चाहिए, ठीक है। और C जो है ये बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर, एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बिग O ऑफ कहता है ना। तो फंक्शन f ऑफ n बिलोंग्स टू बिग O ऑफ g ऑफ n इफ fn इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड fn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है ना। तो एक फंक्शन हम बना लेते हैं, आपको ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो एक मान लीजिए एक फंक्शन हम लोग बना लिए, ठीक है। f ऑफ n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, ठीक है। इस तरीके का कोई फंक्शन बना दिए। अब n का अलग अलग वैल्यूज के लिए इसको प्लॉट करते हैं, n0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो n0 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 0, n0 के लिए 5 हो जाएगा, ठीक है, f ऑफ n, ठीक है। n1 के लिए 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10, ठीक है। n2 के लिए 3 4 जा 12 12 प्लस 2 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21, ठीक है। फिर n3 के लिए 3 9 जा 27 27 प्लस 6 33 प्लस 5 38, ये आपका एफ ऑफ एन अलग अलग वैल्यूज के लिए दे रहा है, ठीक है। फिर हम मान लीजिए थोड़ा n को आगे बढ़ा देते हैं, n को 10 ले लेते हैं, है ना। तो 10 पे क्या हो जाएगा, ये 300 प्लस 20 प्लस 5, तो ये आपका हो गया 325, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, एक फंक्शन ले लेते हैं g ऑफ n, ठीक है।
और जी ऑफ एन हम लोग ले लेंगे क्या, जी ऑफ एन हम ले लेते हैं मान लीजिए एन स्क्वायर ही ले लिए, है ना, और इस पर कांस्टेंट मल्टीपल लगा देते हैं, मान लीजिए 8n सी ले लिया आपका कांस्टेंट, सी इज इक्वल टू 8 ले लिए, है ना, तो 8n स्क्वायर एक फंक्शन ऐसा कुछ बना दिया, सी ऑफ जी एन, सी इंटू जी एन वाला एक चीज बना दी, ठीक है। तो n जब हमारा क्या है, n जब हमारा 0 है तो 8n स्क्वायर आपका 0 दे देगा, ठीक है। फिर आपका क्या दे देगा, जब n 1 कर देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर n 2 कर देंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। फिर n को 3 कर देंगे तो n इंटू 9 ये आपका 72 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे चलता रहेगा। फिर n जो है बेसिकली आपका मान लीजिए 10 कर दिए तो 800 जा ये 800 हो जाएगा। तो मतलब ये देखें कि c अगर हम 8 ले लें, c अगर हम 8 ले लें और ये देखेंगे कि देखिए 2 के बाद से सारा वैल्यू जो है इसका c इंटू जी एन ये बड़ा होगा fn से, है ना। तो c इज इक्वल टू 8 एंड n नॉट हमने ले लिया क्या, n नॉट हमने ले लिया 2। इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये जो आपका c इंटू जी एन है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा f ऑफ n से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ n जो है ये आपका बिलोंग करेगा इसको बिग O ऑफ n स्क्वायर को, है ना। यही हम लोग यहां पे बनाए थे। जी एन आपका क्या था, जी एन आपका n स्क्वायर था, है ना। तो यहां से बेसिकली आप लोग ये बिग O ऑफ ढूंढना चालू कर दिए कि एक अपर बाउंड हम ढूंढना शुरू कर दिए। बिग O आपका यही कहता है अपर बाउंड, टाइट भी हो सकता है टाइट नहीं भी हो सकता है, वो तो आप लोग चाहते हैं कि यार थोड़ा टाइट वाला दीजिए तो काफी अच्छा पता चलेगा कि इससे ज्यादा एकदम क्लोजली बोल दिए कि इससे ज्यादा बेकार ये नहीं कर सकता, वो तो आप लोग चाह रहे हैं ना। लेकिन बिग O आपका बस ये कहता है कि वो एक अपर बाउंड देता है, अपर बाउंड देता है कि इससे ज्यादा हम बेकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बिग O कहता है। चलिए अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस करते हैं बिग O और थीटा के बीच में। तो मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, है ना। तो ये क्या कह रहा होगा, ये फिर बेसिकली ये कह रहा होगा कि एफ ऑफ एन जो है इज लेस देन इक्वल टू सम c2 इंटू जी एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू सम c1 इंटू जी एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा ऑफ जी एन आपका ये कहता है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया ना कि एफ ऑफ एन इज ऑल्सो बिग O ऑफ जी एन। अगर इस चीज को हम एक बार हटा दें, इस चीज को एक बार हटा दें, तो आपको क्या कह रहा है, एफ एन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू c2 ऑफ जी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो थीटा ऑफ जी एन अगर हम लिख दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई सही बात है कि वो बेसिकली बिग O ऑफ जी एन भी होगा। बहुत थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है पर प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा मजा आता है इसको चीज को पढ़ने में, तो पढ़ना चाहिए इस चीज को भी, है ना। तो अगर कोई फंक्शन आपको कह दे कि वो थीटा ऑफ जी एन, तो आप लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन बेसिकली बिग O ऑफ जी एन भी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए ये फंक्शन लिख लिए एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 8, ठीक है। और हमको पता है कि ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन विल बी थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग पहले भी देखे थे और अब इसको सीधा लिख देते हैं, है ना। एक टाइट बाउंड इस फंक्शन का हमें मिल गया, एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन जो है आपका बिग O ऑफ एन स्क्वायर होगा, ठीक है। एफ ऑफ एन आपका बिग O ऑफ एन स्क्वायर भी होगा, वो बेसिकली इस रिलेशन से हमने इंप्लाई कर दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब क्या बेसिकली ऐसा हो सकता है कि अगर एफ ऑफ एन आपको दे दिया है बिग O ऑफ जी एन, ठीक है, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई अबाउट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए ये एफ ऑफ एन था 5n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 8 और हमने कह दिया कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ एन क्यूब, हाँ भाई सही बात है, ये एल्गोरिथम कभी भी इस एन क्यूब ग्रोथ पैटर्न से या फिर क्यूबिक ग्रोथ पैटर्न से ज्यादा गंदा नहीं करेगा, सही बात है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बेसिकली थीटा ऑफ एन क्यूब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? आप प्रूफ कर सकते हैं क्या ये ऐसा होगा कि नहीं। कि मान लीजिए यहां पे अगर ये फंक्शन को जो भी आपका था 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5 ये था, ठीक है, हम बोले कि इसका बिग O है n क्यूब है ना। तो आप लोग कह रहे हैं कि शायद थीटा ऑफ n क्यूब भी होगा, थीटा ऑफ n क्यूब भी होगा, है ना। तो अगर थीटा ऑफ n क्यूब होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ n जो है लेस देन इक्वल टू सम c2 ऑफ n क्यूब एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम c1 ऑफ n क्यूब, है ना, फॉर सम n नॉट ग्रेटर देन सम n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। यही तो डेफिनेशन है आपका थीटा का, और ये सारा जो है बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखिए यहां वाले को, यहां पे हम लिख दिए 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, इसका वैल्यूज प्लॉट करके देख लीजिए। तो इसका वैल्यूज प्लॉट करके देखेंगे तो मान लीजिए 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5,
और वहां पे c भी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तो चलो वर्स्ट केस में हम लोग क्या ले लेते हैं, n क्यूब ही रख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला c1 इंटू एन क्यूब वाला। और राइट वाला पार्ट क्या हो गया, c2 इंटू एन क्यूब। तो वो तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर ही दिए थे ना, बिग ऑफ एन क्यूब तो दिया भाई है, तो वो तो चलो प्रूफ ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज के लिए देखते हैं। जीरो के लिए, जीरो के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर n का n जीरो, n 1 करिए, n 1 करेंगे तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10, ठीक है। अभी भी मतलब सही है, ये इससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सही बात है। चलिए और देखते हैं n2 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 8, ठीक है। 0 1 और 2, 2 क्यूब इज 8, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21, ठीक है। अभी भी सही चल रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 कर लीजिए। 3 पे 3 जा 9, 3 जा 27, 3 पे क्या हो जाएगा 27 प्लस 6 33 प्लस 5 38। फिर n इज इक्वल टू 4 कर लिया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 16 48, 48 प्लस 8 56 प्लस 5 61। देखिए अब नहीं हो रहा है कुछ वैल्यूज के बाद। अब n इज इक्वल टू 5 करते हैं, 5 पे क्या हो जाएगा, 5 पे 5 क्यूब 125, और यहाँ पे 5 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 25 75, 75 प्लस 10 प्लस 5 85 प्लस 5 90। देखिए अब ये वैल्यूज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एल्गोरिथम f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n क्यूब है, इट डजेंट इंप्लाई कि f ऑफ n आपका थीटा ऑफ n क्यूब भी होगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा रिलेशन जो है समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो कि आपको ये एल्गोरिथम्स कंपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब बिग O के बारे में समझ गए, थीटा के बारे में समझ गए, बिग O क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में समझ गए। अब बिग ओमेगा के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन की, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट नोटेशन होता है एज कंपेयर टू थीटा एंड बिग O, है ना। तो ये होता है ओमेगा, ये आपके बिग वाले नोटेशंस में आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिग O वाला, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली, ठीक है। बिग ओमेगा जो होता है इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसको थोड़ा कंप्लीटनेस के लिए थोड़ा सा पढ़ा जाता है, और एनालिसिस में भी कभी कभी एक काइंड ऑफ यूज होता है, तो इसीलिए इसको भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाता है, कोई भी फंक्शन है तो वो अगर उसको ऐसे लिख सकते हैं बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ n, इसका जो ग्रोथ पैटर्न है इट कैन नॉट बी बेटर देन दिस g ऑफ n, ठीक है। इट कैन नॉट बी बेटर देन दिस g ऑफ n। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका f ऑफ n जो है ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। 3n क्यूब और फिर 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, है ना। मान लीजिए g ऑफ n जो है आपका वो कुछ लिख दिया हम लोग ऐसे n स्क्वायर लिख दिया, है ना। तो हमको पता है इसमें ग्रोथ टर्म जो है मेजर वाला n क्यूब वाला जो है वो ग्रोथ टर्म काफी बड़ा है ना। और अगर g ऑफ n हम n स्क्वायर लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल्गोरिथम है जिसका ये हम फॉर्मूला बनाए हैं, फंक्शन से जो फॉर्मूला बनाए हैं, इसका ग्रोथ पैटर्न जो है इट कैन नॉट बी बेटर देन n स्क्वायर, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ n जो है आपका बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में तो आप लोग n क्यूब भी लिख सकते थे कि आपका बिग O ऑफ n क्यूब, है ना। कि ये एल्गोरिथम आपका n क्यूब से ज्यादा बेहतर इसका ग्रोथ पैटर्न नहीं होगा, तो टाइट लोअर बाउंड करती है ना। n क्यूब लिख के आप n स्क्वायर भी लिख सकते थे कि n स्क्वायर से भी ज्यादा ये अच्छा नहीं कर पाएगा, ये आपका बिग ओमेगा कहता है, ठीक है। ये गारंटी कहता है कि आपकी एल्गोरिथम जो है इससे ज्यादा तेज नहीं होगी, इसका ग्रोथ पैटर्न जो है इससे ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, ये आपका बिग ओमेगा कहता है। बिग O कहता है इससे ज्यादा वर्स नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इट रियली मींस कि वो आपको एक लोअर बाउंड देता है, और ये जो बाउंड है मे और मे नॉट बी टाइट, इसलिए हम कहें कि यहाँ पे जो n क्यूब जो ग्रोथ पैटर्न था इसका मेन ग्रोथ टर्म जो था, है ना, हम ऐसे भी लिख सकते थे, बिग ऑफ n स्क्वायर भी लिख सकते थे, बिग ऑफ n क्यूब भी लिख सकते थे, यहाँ पे बिग ऑफ n भी लिख सकते थे। यार ये एल्गोरिथम n से थोड़ी ज्यादा बढ़िया कर पाएगा, और तो ऑलरेडी n क्यूब है, तो हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि n क्यूब से ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो बाउंड आपको मिल रहा है n स्क्वायर n क्यूब, ये आपका टाइट भी आप लोग इसको कर सकती है, स्क्रूज को और टाइट करेंगे तो और टाइट कर सकते हैं, और फिर या फिर नहीं किए तो मतलब आप लोग इसको n भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने का कुछ तरीका होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये एल्गोरिथम जो आपका f ऑफ n है इस बाउंड से ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा, और बाउंड क्या है आपका, वो g ऑफ n से पता चलता है ना। वो आपका ग्रोथ पैटर्न जो भी आप बाउंड जो बना रहे हैं g ऑफ n से, उससे ज्यादा फास्ट नहीं होगा। तो चलिए अब सीधा इसको डिफाइन कर देते हैं, इसमें ज्यादा पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। अ फंक्शन f ऑफ n इज बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n इफ
एफ ऑफ एन इज ऑलवेज पॉजिटिव आफ्टर सम पॉइंट ग्रेटर देन और इक्वल टू सी ऑफ जी एन। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड आफ्टर सम पॉइंट एफ ऑफ एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन होता है। आफ्टर सम इनपुट क्रॉसेस थ्रेशोल्ड एन नॉट एंड सी इज जस्ट अ कांस्टेंट पॉजिटिव मल्टीप्लायर। ये वाली चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी है ना। तो एफ ऑफ एन आपका क्या देता है? एफ ऑफ एन आपका बेसिकली बिग ओमेगा आपको एक लोअर बाउंड देता है उस फंक्शन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन if c of g if f of n is greater than equal to 0 for some n greater than equal to n naught and f of n is greater than equal to c of gn। ठीक है, तो अब डेफिनेशंस तीनों को फॉर्मलाइज कर लेते हैं, काफी ज्यादा चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थीटा के लिए क्या होता था? थीटा के लिए क्या होता था कि अगर f of n जो है इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f of n जो है इट विल बी लेस देन इक्वल टू c2 ऑफ gn and greater than equal to c1 of gn and greater than equal to 0। ये आपका थीटा कहता है। बिग ओ आपका क्या कहता है? बिग ओ आपका ये कहता है कि f of n is equal to big O of g of n। अगर ऐसा हम लिख दिए तो इसका मतलब क्या होगा कि f of n is less than equal to c of gn and greater than equal to 0। ठीक है, और आपका बिग ओमेगा क्या कहता है? बिग ओमेगा ये कहता है कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं f of n is equal to big omega of g of n, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f of n जो है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये कह रहा है कि f of n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जो f of n आपका है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू c ऑफ gn एज वेल, है ना, क्योंकि ये है बेसिकली लोअर बाउंड इस फंक्शन का। ओमेगा ये कहता है कि इससे ज्यादा बेकार नहीं कर पाएगा, अगर इससे ज्यादा बेकार नहीं कर पाएगा तो एफ ऑफ एन बेसिकली इससे बड़ा होगा फिर उसके बराबर होगा। और ये वही बता रहा है ना, ये बेसिकली आपको एफ ऑफ एन का जो है वो फंक्शन आपको दिया होगा, और ये बेसिकली कह रहा है कि इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा तो इसका ग्रोथ पैटर्न जो होगा वो बेसिकली इससे बराबर होगा या फिर इससे ज्यादा होगा, तभी ना इससे अच्छा और नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आपके तीनों डेफिनेशंस कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं बिग ओमेगा के बारे में, और इसी में आपको एक एग्जांपल भी दे देंगे बिग ओमेगा का। ठीक है, तो अगर कोई कह दे कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, मतलब सिमिलरली एक फंक्शन बना लेते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका थीटा हमको पता है, इसका थीटा हो जाएगा n स्क्वायर, है ना। तो एफ ऑफ एन आपका हो गया थीटा ऑफ n स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एन का ग्रोथ पैटर्न इज बेसिकली द सेम एज द ग्रोथ ऑफ n स्क्वायर, ये हमें पता है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, और डेफिनेशन के हिसाब से याद करिए, डेफिनेशन के हिसाब से आपका थीटा बेसिकली ये कहता है कि एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी वन ऑफ जी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इस वाला चीज को इग्नोर कर दें, ठीक है, इस वाला चीज को अगर इग्नोर कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ ऑफ एन इक्वल थीटा ऑफ जी एन दे रखा है तो ये वाला पार्ट कह रहा है कि बेसिकली एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ जी एन एज वेल। ठीक है, तो ये वाला चीज हमको समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हो गया, बट रिवर्स ट्रू होगा? रिवर्स ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लीजिए हम लोग क्या बना लेते हैं, एक दे रखा है हमें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, है ना। तो इसका एक ओमेगा हो सकता है n भी, इसका एक ओमेगा हो सकता है n स्क्वायर भी। तो मान लीजिए n के लिए देखते हैं, ठीक है, तो n का अलग अलग वैल्यूज के लिए प्लॉट करके देखते हैं। तो n0 n1 n2 ऐसे करके वैल्यूज प्लॉट करते हैं अलग अलग। ठीक है, और ये आपका हो गया, मान लीजिए आपका फंक्शन था कुछ g ऑफ n, इस केस में g ऑफ n आपका n था, है ना। तो अलग अलग इसको वैल्यूज प्लॉट करके देखते हैं। तो f ऑफ n एक बार प्लॉट करेंगे तो n0 n2 n3 ऐसे करके, तो 0 के लिए ये 5 हो गया, 1 के लिए 3 प्लस 2 प्लस 5 ये 10 हो गया, ऊपर किए थे ना, 3 4 जा 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 5 21, 3 9 जा 27, 27 प्लस 6 33, 33 प्लस 5 38, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग ये वैल्यूज हमने प्लॉट कर ली। अब मान लीजिए g ऑफ n हम लोग प्लॉट करते हैं, तो g ऑफ n मान लीजिए n है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर f ऑफ n जो है बिग ओमेगा ऑफ n है, तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि f ऑफ n इज थीटा ऑफ n एज वेल? क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं? ये हम लोग प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं। उल्टा वाला हमको पता, अगर थीटा ऑफ n है तो थीटा ऑफ जी एन है तो वो बिग ओमेगा ऑफ जी एन होगा। इस केस में हमें ये पता है कि f ऑफ n जो है ये हमारा बिग ओमेगा ऑफ n होगा,
है ना। और वो आप बेसिकली अलग अलग वैल्यूज़ के लिए प्लॉट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जी ऑफ एन बेसिकली एन ले लेते हैं और कुछ कांस्टेंट लगा दीजिए, मान लीजिए 6n लगा दिए, है ना, सी एन होता है ना। तो अगर अलग अलग एन के लिए वैल्यूज़ प्लॉट करते तो ये 0 होता, फिर ये 1 होता, फिर 6 0 जा 0, 6 1 जाइए 6 हो जाएगा, फिर 6 2 जाइए 12 हो जाएगा, और फिर 6 3 जाइए 18 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये बेसिकली लीनियरली ग्रो हो रहा है, और ये बेसिकली इसमें तो अलग अलग बड़ा बड़ा वैल्यू ग्रो हो रहा है। एन अगर 10 कर देंगे तो 10 पे ये बेसिकली 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आपका हो गया 3 इंटू एन स्क्वायर, तो 100 प्लस 20 प्लस 5 325, है ना। तो आपका हो गया 325। तो देख रहे हैं कि ये वाला वैल्यूज जो है एफ ऑफ एन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो इसमें हम लोग ये देख पाएंगे, हाँ ठीक है, इस केस में एफ ऑफ एन जो है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन, है ना, फॉर सम कांस्टेंट सी एंड देन सम वैल्यूज एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इन दिस केस आपका एन नॉट क्या हो जाएगा, एन नॉट आपका हो जाएगा इवन जीरो से ही बेसिकली चलने लगा, बड़ा होने लगा, है ना। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, हम लोगों को ये प्रूफ करना था कि बेसिकली कि अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन एज वेल, है ना। और थीटा ऑफ एन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली अगर मान लीजिए एक और हम लोग यहाँ पे टेबल बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कुछ, मान लीजिए और थीटा ऑफ एन के हिसाब से एफ ऑफ एन जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन भी होना चाहिए था, है ना। और जी ऑफ एन क्या है आपका, एन है। सी मान लीजिए कोई कांस्टेंट ले लेते, 20 ले लेते, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ये बना लिए 20n करके एक फंक्शन। अब टेबल प्लॉट करते हैं। n0 के लिए ये 0, n1 के लिए ये 20, ठीक है सही है, अभी भी वैल्यूज बराबर है ना। ये 20 तो बड़ा ही है भाई इससे, तो एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी चल रहा है। फिर बेसिकली 2 की है n को, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20 n 40 हो जाएगा। फिर 3 की क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, अभी भी बड़ा चल रहा है, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात। फिर जैसे n4 n मान लीजिए 10 कर दिया, तो 10 पे क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है, ये n पे 200 हो जाएगा 20n। और फिर मान लीजिए n11 ले लिए, है ना, n11 ले लिए, तो 11 पे क्या हो जाएगा, और ये जो fn था हमारा 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, है ना। तो 3 इंटू 11 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 प्लस 5, तो 22 प्लस 5 ये 27, और 3 इंटू 121, तो ये आपका हो जाएगा 363 प्लस 27, 370 380 390। तो ये आपका हो गया n इज इक्वल टू 11 के लिए 390, और ये 20 11 जा 220, है ना। देख रहे हैं इसमें केवल 20 का ग्रोथ आया है, 20 नंबर्स का ग्रोथ आया है, और इसमें कितना आ गया, इसमें लगभग 65 नंबर्स का ग्रोथ आया है। मतलब ये बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है इससे, और ये ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब क्या होगा कि आगे जाके कुछ वैल्यूज के लिए ये जो हमारा 20 इंटू एन था, ये बेसिकली लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ एन से, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एन जो है इस केस में इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, जो हमको बेसिकली प्रूफ करना था, है ना। तो प्रूफ नहीं करना था, पर ये हम लोग डिटेक्ट किए हैं। तो हम लोग क्या डिटेक्ट किए हैं कि अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन दे रखा है, तो हाँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑल्सो ओमेगा ऑफ जी एन होगा, लेकिन रिवर्स नहीं होगा। कि अगर हमें बेसिकली एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन दे रखा है, मतलब ओमेगा ऑफ एन था हमारे इस केस में, है ना, ये एल्गोरिथम हमारा एन से ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता था, ये हमको पता था, है ना। लेकिन ये इंप्लाई नहीं करता है कि आपके एफ ऑफ एन फिर बेसिकली थीटा ऑफ एन भी हो जाएगा, ये इंप्लाई नहीं करता है। ये वाला चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब रिलेशन बना लेते हैं कि क्या क्या हम लोग समझे हैं। तो रिलेशन के हिसाब से थीटा जो होता है आपका, ये बताता है कि इट का एकदम एग्जैक्ट ग्रोथ है ना, सेम एज द जी एन, जो भी आपका जी एन का ग्रोथ पैटर्न है, तो एफ ऑफ एन का भी वैसा ही ग्रोथ पैटर्न होगा अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन दे रखा है। तो बिग ओ आपको क्या देता है, एक अपर सेफ्टी लिमिट देता है कि इससे ज्यादा बेकार हम नहीं करेंगे, और बिग ओमेगा क्या देता है कि आपको लोअर एफर्ट लिमिट देता है कि इससे हमको और कम एफर्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी हमारे एल्गोरिथम को रन करने में, कि इससे ज्यादा अच्छा हम नहीं कर पाएंगे, मेरा ग्रोथ पैटर्न इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली आपका अलग अलग चीज कहता है। और कोई एफ ऑफ एन अगर थीटा है तो वो ये इंप्लाई करता है कि वो बिग ऑफ भी होगा, और कोई अगर एफ ऑफ एन आपका थीटा है तो वो बिग ओमेगा भी होगा। ये हम लोगों ने ऊपर प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इतना आप समझ गए हैं तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने अपना इंस्ट्रक्शन सॉर्ट वाला जो भी हमारा एल्गोरिथम हमने लिखा था, उसका कुछ ना अपना इंस्ट्रक्शन काउंट कुछ ऐसा आया था 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, आपको याद होगा तो,
है ना। अब अलग अलग इनपुट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ये देखे थे कि हम लोग उसका वर्स्ट केस के बारे में समझे थे, कि उसका वर्स्ट केस ले लिए, और वर्स्ट केस में भी क्या किए थे, इंटीजर्स इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। वर्स्ट केस वही हुआ था, इंटीजर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिए थे, और फिर उसका इंस्ट्रक्शन काउंट बनाने का कोशिश किए थे, 3n² + 2n + 2, ठीक है। ये हम लोग बनाने का कोशिश किए थे। उसी में मान लीजिए बेस्ट केस जो इंसर्शन सॉर्ट का होता है ना, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका इनपुट जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। इनपुट जो है आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। तो जो भी हम लोग फंक्शन उसमें लिखे थे ना, तो अगर आप उसका इंस्ट्रक्शन काउंट डिराइव करने की कोशिश करिएगा तो वो आपका लगभग ऐसा आएगा, 3n + 8 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। उसको उस पर इतना फोकस करने का जरूरत नहीं। मेन वहां पे ये है कि वहां पे n² वाला जो लूप, जो अंदर वाला लूप था ना, वो उतना रन नहीं होता है, और एंड में हमको लीनियर ही ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन काउंट मिल जाता है, ठीक है। जब आपका इंटीजर जो है बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में, और हमारा काम है कि उस इंसर्शन सॉर्ट वाला एल्गोरिथम इस पर रन करना है, ठीक है। और एवरेज केस ये हो गया कि भाई सारे इनपुट पे अलग अलग थोड़ा सा सॉर्ट है, थोड़ा सा सॉर्ट नहीं है, अलग अलग इनपुट के हिसाब से हम लोगों ने मान लीजिए एक f(n) बना दिया, और उसका इंस्ट्रक्शन काउंट कुछ ऐसा आ रहा है, 2n² + n + 8, है ना। वर्स्ट केस से थोड़ा सा अच्छा, और बेस्ट केस से थोड़ा सा खराब, ऐसा कुछ हमारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं आपके एल्गोरिथम। या तो बेस्ट केस हो गया, या फिर वर्स्ट केस हो गया, और बाकी सारे जो इनपुट बन गए उनका बेसिकली हम लोग एवरेज करके एवरेज केस बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हर केस पे आप लोग ना अपना ये थीटा, बिग O और ओमेगा काइंड ऑफ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर आपका एल्गोरिथम जो है f(n) वर्स्ट केस में, वर्स्ट इनपुट केस में आपका ये वो इंस्ट्रक्शन काउंट दे रहा है, ठीक है। वर्स्ट इनपुट केस में आपका ये इंस्ट्रक्शन काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका थीटा जो है वो भी n² होगा, टाइट बाउंड भी इसका n² होगा, इसका वर्स्ट केस भी इस केस में, वर्स्ट केस में अपर बाउंड क्या होगा, वो भी n² होगा। बेसिकली ये n² से ज्यादा खराब नहीं कर पाएगा, और सीधी सी बात है ना, अगर थीटा n² हो गया तो बिग O भी n² हो जाएगा, बिग ओमेगा भी n² हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा ही बात है, वो तो हमको पता ही है। तो ये हम बेसिकली कुछ एनालिसिस करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके थोड़ा सा सेटअप बना रहे हैं कि अगर हम ये पता कर लिए कि इस एल्गोरिथम का थीटा n² होगा तो बिग O भी n² होगा और बिग ओमेगा भी n² होगा, ठीक है। अब एवरेज केस का बात करते हैं। एवरेज केस में मतलब लगभग थीटा इसका n² होगा, तो बिग O भी n² होगा, और बेसिकली लोअर बाउंड वाला भी ये भी इसका n² होगा, क्योंकि वो बेसिकली आपका ऑटोमेटिक रिलेशन से पता चल जाता है, जो हम लोग ऊपर देखे थे कि अगर किसी का एल्गोरिथम का टाइट बाउंड थीटा दे रखा है तो उसका बेसिक, और टाइट बाउंड ऑफ gn दे रखा है f(n) का, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, f(n) = बिग O ऑफ gn होगा, एंड f(n) क्या होगा, ये आपका बिग ओमेगा ऑफ gn भी होगा, ठीक है। ये हम लोग ऊपर प्रूफ किए थे, है ना। तो एवरेज केस में इसमें थीटा n² हो जाएगा, तो बिग O भी n² हो जाएगा, और बिग ओमेगा भी n² हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज बेस्ट केस में, ठीक है, बेस्ट केस में तो ये चीजें समझना जरूरी है, ठीक है। ये चीजें समझना जरूरी। अब यहाँ पे बेस्ट केस में हमको पता है कि ये लीनियर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे बेसिकली बिग O ऑफ n हो जाएगा, है ना। जो भी टर्म्स हम उसको इग्नोर कर दिए, और वो प्रूफ भी कर सकते हैं वो फॉर्मूला लगा के कि f(n) > c1 ऑफ gn > c2 ऑफ gn, जो भी है > 0, उसमें आप लगा के भी देख सकते हैं। तो आप ये डिराइव कर लेंगे कि f(n) यहाँ पे थीटा ऑफ n होगा। अब थीटा ऑफ n ये इंप्लाई कर रहा है कि बिग O ऑफ n आपका होगा, है ना। अपर बाउंड इसमें बिग O ऑफ n होगा, और लोअर बाउंड क्या होगा, बिग ओमेगा ऑफ n होगा। ये बेसिकली इस फॉर्मूला से ही हमको पता है, ठीक है, ठीक है ना। अब आप लोग बोलेगा भैया काहे हम लोग इतना एनालाइज कर रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग है ना सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्टेड होते हैं, हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा एल्गोरिथम का सबसे वर्स्ट केस कब होगा, हमारे एल्गोरिथम का अलग अलग टेस्ट केसेस पे सबसे वर्स्ट केस कब होगा, अलग अलग इनपुट के लिए सबसे वर्स्ट क्या है, ये चीज पे हम लोग इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है। हमारे एल्गोरिथम का अलग अलग इनपुट के लिए, ताड़ा टेढ़ा इनपुट के लिए जो भी है, उसमें सबसे बेकार ये कब परफॉर्म करेगा, और वो बेकार चीज है क्या, इस चीज में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि हम लोग किए क्या। फॉर एनी एल्गोरिथम वी एनालाइज बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस इनपुट्स, जो कि हम ऊपर देखें। ईच ऑफ दिस केसेस हैज इट्स ओन थीटा, बिग O, ओमेगा, बिग ओमेगा बाउंड्स, ठीक है ना। हर एक इनपुट का अपना अलग अलग जो भी इनपुट है, बेस्ट इनपुट केस, एवरेज इनपुट केस, और आपका वर्स्ट इनपुट केस जहाँ पे इंटीजर्स रिवर्स में, ये सारा हम लोग बेसिकली एनालाइज करते हैं, और इन सारा केसेस का अपना थीटा, बिग और ओमेगा बाउंड्स होता है, ठीक है। पर जो वर्स्ट केस एनालिसिस होता है कोई भी एल्गोरिथम का, या फिर जो बिग O का बात हो गया, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वी यूजुअली मीन्स द वर्स्ट केस अपर बाउंड, यूजुअली मीन्स द वर्स्ट केस अपर बाउंड,
कहने का मतलब ये है कि ये जो बेस्ट केस था, ठीक है, ये बेस्ट केस के लिए था, ये एवरेज केस के लिए था, और ये बेसिकली किसके लिए था, ये आपका वर्स्ट इनपुट केस के लिए था, ठीक है। लेकिन इसमें अगर अपर बाउंड की बात करें कि ये बेसिकली इट कैन नॉट गेट वर्स देन दिस लीनियर, ये कह रहा है इट कैन नॉट गेट वर्स देन दिस एन स्क्वायर, ये कह रहा है इट कैन नॉट गेट वर्स देन दिस एन स्क्वायर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों का मैक्स ले ले तो क्या ये कहेगा कि हां आपका एल्गोरिथम है इट कैन नॉट बी वर्स देन एन स्क्वायर। इसीलिए आपका जो ओवरऑल इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है फॉर ऑल द इनपुट टेस्ट केसेस इट कैन नॉट गेट वर्स देन द क्वाड्रेटिक एन या फिर एन स्क्वायर। इसीलिए आपका इस एल्गोरिथम का ओवरऑल वर्स केस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो हो गया। लेकिन भैया बहुत लोग तो फिर हम लोगों ने तो थीटा तो डिटरमाइन किया ही था, है आप लोग कहते हैं थीटा तो हमने डिटरमाइन किया ही था, बिग ऑफ एन स्क्वायर और बिग ऑफ एन स्क्वायर, और फिर इससे हम लोग बिगो कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग को हमारा बिगो मिल जाता। तो इसका मतलब ये है क्या कि हम लोग को पहले थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर उससे हम लोग बिगो कर लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि थीटा जो है ना कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें बेस्ट केस के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ा थीटा के लिए, ठीक है, फिर थीटा का हमको कैलकुलेट करना पड़ा यहाँ पे एवरेज केस के लिए। एवरेज केस के लिए तो कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है भाई, क्योंकि एवरेज केस का मतलब हो गया सारे अलग अलग टाइप के इनपुट्स के I1 I2 ऐसे अलग अलग इनपुट्स, थोड़ा सॉर्टेड है, थोड़ा नहीं सॉर्टेड है, 10% सॉर्टेड है, 20% सॉर्टेड है, ऐसे अलग अलग इनपुट के लिए आपका एवरेज केस बेसिकली वो आप उससे फिर एन स्क्वायर या फिर एफ ऑफ एन कैलकुलेट कर रहे हो, फिर थीटा उसका कैलकुलेट कर रहे हो। फिर वर्स्ट केस के लिए हम लोग पूरा वो इंस्ट्रक्शन काउंट किए थे, फिर उसके लिए थीटा कैलकुलेट किया और फिर उसका बिग ओ कैलकुलेट किया, है ना। तो जनरली आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि थीटा से हम लोग बिग ऑफ ओ कैलकुलेट कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हो, लेकिन थीटा ओ को जो कैलकुलेट करना है ये काम बड़ा मुश्किल है, ये काम बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और आप देखेंगे आगे जाके जब हम एनालाइज करवाएंगे आपको अलग अलग एल्गोरिथम्स के बारे में, अलग अलग एल्गोरिथम से चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वर्स्ट केस जो है ये बेसिकली कैलकुलेट करना इजी है। दिस इज इजी टू कैलकुलेट, वर्स्ट केस इनपुट में और सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या है वो कैलकुलेट करना आसान है। ठीक है, और वही चीज हमको चाहिए भी, तो हम क्यों इतना मेहनत करें, क्यों इतना ज्ञान करें कि भाई एवरेज में क्या हो रहा है, क्योंकि थीटा तो आपका वही कहता है ना अलग अलग इनपुट टेस्ट केसेस के लिए क्या मेरा टाइट बाउंड है, वो आपका थीटा कहता है। इतना अननेसेसरी चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसीलिए हम लोग थीटा से बिग ओ नहीं करते, हम लोग बस देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम में एकदम सबसे बेकार कहाँ टाइम पे बेकार चीज पे एकदम बेकार चीज क्या हो रहा है वो मेरा बिग ओ होता है, वो चीजें आसान होती है करना, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है एल्गोरिथम के केस में, इंटरव्यूज में भी और सिस्टम्स में भी। इसीलिए हम लोग थीटा से बिग ओ पे नहीं जाते। ठीक है, तो चर्चा करेंगे इस पे और, तो बस इसको थोड़ा सा इंट्यूशन वे में समझना। ठीक है, बिगो क्या कहता है? बिगो आपका कहता है कि व्हाट इज द वर्स्ट दिस एल्गोरिथम कैन एवर डू। और यहां पे हम लोगों ने अलग अलग इनपुट टेस्ट केसेस देखे थे। यहां पे बेस्ट केस में वो लीनियर कर रहा था वर्स्ट, और बेसिकली यहां पे एवरेज टेस्ट केस में वर्स्ट इससे ज्यादा एन स्क्वायर से ज्यादा बर्बाद नहीं हो सकता था, और वर्स्ट केस में एन स्क्वायर से ज्यादा बर्बाद नहीं हो सकता। इसका मतलब बाकी टर्म्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या हुआ फॉर द ओवरऑल इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, वो बेसिकली आपका बिग ऑफ एन स्क्वायर हुआ। तो बाकी टर्म्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन थीटा के टाइम पे क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वो तो बस बोल रहा है कि बेस्ट केस में इट ग्रोज द सेम एज एन, या एवरेज केस में इट ग्रोज द सेम एज एन स्क्वायर, या फिर वर्स्ट केस में इट ग्रोज द सेम एज एन स्क्वायर। थीटा आपका ये कोई ऐसा नहीं बोलता है कि वर्स्ट इस एल्गोरिथम का क्या है, वैसा कुछ नहीं बोलता है। वो बस एक एनालिसिस है कि बेसिकली वो बस एनालिसिस है कि आपका एल्गोरिथम एसिम्प्टोटिकली टाइटली कैसे ग्रो हो रहा है, ये बस आपका थीटा बताता है। ठीक है ना। तो कोई अभी आपको कभी ऐसे बोले कि बिगो कैलकुलेट करने के लिए से पहले आप लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो बोलना नहीं। ठीक है, बिगो कैलकुलेट करना इज इजी, और वो हम लोग आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी इसमें बस इंट्यूशन लेके जाना और सवाल जवाब करना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो थीटा जो होता है बस वो ये कहता है कि इट ग्रोज द सेम एज समथिंग, और नो सिंगल थीटा आपके ओवरऑल एल्गोरिथम को नहीं डिस्क्राइब कर सकता है। यहां पे बेस्ट केस में वो आपका लीनियर हुआ, यहां पे एवरेज केस में एन स्क्वायर हुआ, यहां पे वो एन स्क्वायर हुआ।
कोई सिंगल थीटा यहाँ पे बता रहा है कि आपका एल्गोरिथम सबसे बेकार कब काम कर रहा है? वो नहीं बता रहा है, वो बस बता रहा है कि इस केस में इट ग्रोज द सेम एज दिस, इस केस में इट ग्रोज द सेम एज दिस, इट ग्रोज द सेम एज दिस। बट हमारे केस में बिग ओ क्या कह रहा है? बिग ओ कह रहा है कि इस केस में वर्स्ट केस n था, इस केस में वर्स्ट केस जो भी अपना ग्रोथ टर्म है n स्क्वायर था, इस केस में वर्स्ट ग्रोथ टर्म आपका n स्क्वायर था। तो ओवरऑल हम कह पा रहे हैं कि हाँ, बाकियों को ड्रॉप कर दो, n स्क्वायर वाला जो है इससे ज्यादा बेकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बारे में हमको बेसिकली आपको बताना था कि बिग ओ जो है आसान होता है कैलकुलेट करना, उसके लिए हमको थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। चलिए, अब इतना आप लोग समझ गए हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बेसिकली बिग छोटा ओ और छोटा ओमेगा के बारे में चर्चा करते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, उसको बस थोड़ा सा कंप्लीटनेस के लिए उसको पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं। चलिए अब स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा नोटेशंस के बारे में बात करते हैं। उन्हें बेसिकली ऐसे स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं बिग ओ और बिग ओमेगा हमारा क्या कहता था। बिग ओ हमारा ये कहता था कि मेरा एल्गोरिथम जो है बेसिकली इससे ज्यादा बर्बाद परफॉर्म नहीं कर सकता, इससे ज्यादा खराब परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरा बिग ओमेगा ये कहता था कि ये बेसिकली इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, या तो इतना करेगा या फिर इससे थोड़ा सा खराब भी करेगा। ये बेसिकली मेरा बिग ओमेगा कहता था। बिग ओ आपका ये कहता था कि मेरा एल्गोरिथम या तो इतना खराब परफॉर्म करेगा या फिर इससे थोड़ा सा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। ये आपके बेसिकली बिग ओ और बिग ओमेगा कहते थे। कभी कभी हमें क्या चाहिए होता है, कभी कभी हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरा एल्गोरिथम जो है ना, जो भी मेरा एल्गोरिथम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई है बेसिकली ग्रोथ, किसी एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट है जो वो n स्क्वायर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक ग्रोथ है। हम ऐसा स्ट्रिक्टली कहना चाहते हैं कि मेरा एल्गोरिथम जो है ना हमेशा इस n स्क्वायर से अच्छा ही परफॉर्म करे, n स्क्वायर से एकदम स्ट्रिक्टली अच्छा परफॉर्म करे। या फिर कोई एल्गोरिथम है जो बेसिकली n उसका वो है, एंड उसका ग्रोथ पैटर्न है, और हम चाहते हैं कि मेरा एल्गोरिथम इससे तो पक्का एकदम स्ट्रिक्टली स्लो परफॉर्म करे, है ना। मतलब कुछ ऐसा हो सकता था, n1.1 हो सकता था, है ना। तो ये वाला जो है पक्का इससे तो स्लो ही परफॉर्म करेगा, है ना। और n स्क्वायर के लिए कहें कि इससे तो बढ़िया ही हो, तो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, n1.9 हो गया या फिर n1.99 हो गया। ये जो है स्ट्रिक्टली बेसिकली इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनका ग्रोथ रेट बेसिकली कुछ ऐसा हो, है ना। यहां पे बेसिकली आपका स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा बेसिकली ये डेफिनेशन आपका कहता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा नहीं जाता है, पर कहीं कहीं मतलब आपको ऐसे, मतलब आप लोग सोच लिए कि आपका एल्गोरिथम मान लीजिए n स्क्वायर था और बहुत मिशन क्रिटिकल वो है, आप चाहते हैं कि इससे तो अच्छा ही परफॉर्म करे, वर्स्ट केस मतलब चल जाएगा, लेकिन वहाँ तक हम पहुँचना ही नहीं चाहते, एकदम मिशन क्रिटिकल है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि इससे तो थोड़ा सा बेहतर हो। तो वहाँ कभी कभी बिग स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा काइंड ऑफ यूज़ किया जाता है। बहुत रेयर है, इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता, पर कहीं कहीं रेयरली इनको यूज़ किया जाता है। चलिए ठीक है, स्मॉल ए के बाद ओ के बारे में बोलते हैं। तो स्मॉल ओ को ऐसा लिखा जाता है स्मॉल ओ ऑफ जी ऑफ एन। इसका कहने का मतलब है कि एफ ऑफ एन जो है वो स्ट्रिक्टली स्लो ग्रो करेगा देन जी एन। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन इसका समझाएंगे। और ये कभी भी टाइट नहीं होता है। जब कह रहे हैं कि एफ एन जो है स्ट्रिक्टली स्लो ही ग्रो करेगा एज कंपेयर टू जी एन, मतलब जी एन आपका मान लीजिए एन स्क्वायर ग्रो कर रहा था, तो आप लोग कह रहे हैं कि एफ एन जो है ग्रो स्ट्रिक्टली स्लोअर देन जी एन, तो एफ ऑफ एन मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, एन ऑफ 1.99 ऐसा कुछ हो गया, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन जो है इसका वैल्यूज जो है वो स्ट्रिक्टली स्लो ग्रो करेगा एज कंपेयर टू जी ऑफ एन। और ये टाइट नहीं होगा। टाइट कब होता है? जब हम लोग को पता है कि बेसिकली ये भी एन स्क्वायर होता और जी एन भी बेसिकली मेरा एन स्क्वायर होता, तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा टाइट बाउंड काइंड ऑफ हम लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं, है ना, अपने एफ ऑफ एन को जी एन की तरफ। तो थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन समझा देते हैं हमारे स्मॉल ओ का। थोड़ी सी अलग चीज है, जैसे हम लोग जब बिग ओ की बात कर रहे थे तो वहां हम लोग ये कहते थे कि देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव कांस्टेंट सी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव कांस्टेंट सी। ठीक है, स्मॉल ओ में क्या होता है? इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव कांस्टेंट सी, फॉर एवरी पॉजिटिव कांस्टेंट सी। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो एक एफ ऑफ एन फंक्शन इज इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ जी एन इफ एफ एन इज लेस देन सी ऑफ इंटू जी एन आफ्टर सम पॉइंट फॉर एवरी कांस्टेंट सी, फॉर एवरी कांस्टेंट जी सी। बिग ओ में ऐसा नहीं होता। बिग ओ में ऐसा होता है कि कोई एक कांस्टेंट ढूंढ लीजिए, फिर हम लोग ऐसा देख लेंगे कि कोई जो हमारा एन जो है एन नॉट कुछ एन नॉट के बाद बेसिकली होने लगेगा कि बेसिकली एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन होने लगेगा, है ना, फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट। कोई भी एक कांस्टेंट के लिए ऐसा अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर कांस्टेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, हर कांस्टेंट के लिए ऐसा होना चाहिए कि एफ ऑफ एन जो है आपका इट शुड बी लेस देन सी ऑफ जी एन। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा।
तो अगर आप ये देख सकते हैं कि 2n² और n³ अगर हम ले लें, ठीक है ना, तो 2n² इट शुड बी लेस देन c ऑफ n³, है ना, n³। कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, इसके लिए अलग अलग वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, तो इसको नहीं करेंगे ज़्यादा मेहनत, क्योंकि इतना स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा इतना नहीं पूछा जाता है। कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, आप लोग देखिएगा आगे जाके कि अगर n का वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पे आप कट भी कर सकते हैं ना, तो इसको कट कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसको लिख लेते हैं ना, ऐसा तो कह रहे हैं कि 2n² शुड बी लेस देन c ऑफ n³। तो अगर इसको कट कर दिए तो ये n हो जाएगा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन 2/c। कोई भी वैल्यू का c ले लीजिए, है ना कभी तो कुछ ऐसा n होगा, ये तो कांस्टेंट है, कभी ना कभी कोई तो ऐसा n ले ही पाएंगे जो वैल्यू बेसिकली इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई हम कह सकते हैं, है ना, कि बेसिकली इस केस में जो हमारा 2n² फंक्शन है इज बेसिकली स्मॉल o ऑफ n³ है, ठीक है। ये तो इसके लिए तो प्रूफ कर दिया। पर क्या 2n² इज स्मॉल o ऑफ n² है? 2n² इज स्मॉल o ऑफ n² है, तो इसके लिए क्या प्रूफ करना है? इट शुड बी लेस देन c ऑफ n², ऐसा होना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोले यहाँ पे, अगर हम इसको काट दें तो हम बोलेंगे कि c इज ग्रेटर देन 2, c इज ग्रेटर देन 2, ऐसा होना चाहिए फॉर एवरी पॉजिटिव कांस्टेंट c। लेकिन यहाँ पे अगर c हम 1 ले ले तो 1 के लिए तो ट्रू नहीं है, 1 के लिए तो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2n² इज नॉट बेसिकली स्मॉल o ऑफ n², ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये चीज़ समझनी है थोड़ी थोड़ी। चलिए स्मॉल ओमेगा की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न एज स्मॉल ओमेगा ऑफ g ऑफ n, fn ग्रोज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन gn एंड इट्स नेवर टाइट, ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन का बात कर लेते हैं सर। बेसिकली fn ग्रोज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन g ऑफ n, है ना, तो इसको डेफिनेशन से समझाएंगे। और एक और चीज़ है कि इट्स नेवर टाइट एज कंपेयर टू बिग ओमेगा, जहाँ पे हम बेसिकली कहते हैं बिग ओमेगा में कि f ऑफ n जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू c ऑफ gn एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहा जाता है वहाँ पे, ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन समझाते हैं तो बेसिकली कहने का मतलब है इसमें स्मॉल ओमेगा में कि f ऑफ n इज ग्रेटर देन c ऑफ gn एंड इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द कांस्टेंट्स, ऑल द पॉजिटिव कांस्टेंट्स c, हर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c के लिए सही होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल ले लेते हैं, 2n² अगर ले लेते हैं तो 2n² इज स्मॉल ओमेगा ऑफ n, तो क्या ये ट्रू है? तो बेसिकली मान लीजिए cn ऐसे लिख दिए, यहाँ पे अगर इसको n कर देंगे तो ये n कट जाएगा, और कहने का मतलब होगा कि n इज ग्रेटर देन c/2। आप कोई भी कांस्टेंट लीजिए, कोई भी कांस्टेंट c लीजिए, है ना, 100 ले लिए तो 100/2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम n को 51 कर देंगे तो 51 के बाद से ये वैल्यू बढ़ने लगेगा। आप c को ले लिए, मान लीजिए 1 लाख ले लिए, है ना, 1,00,000/2 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि n 50,001 के बाद से हमेशा ये वाला जो है 2n² ग्रेटर देन cn होगा, है ना। तो इसका मतलब हर c के लिए हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये जो हमारा 2n² है इज ग्रेटर देन दिस n, है ना। तो बेसिकली इसीलिए 2n² इज स्मॉल ओमेगा ऑफ n। पर क्या ये ट्रू है इसके लिए? क्या 2n² हमारा स्मॉल ओमेगा ऑफ n² है? तो उसके लिए भी हम चेक कर लेंगे। तो 2n² इज ग्रेटर देन c ऑफ n², तो n² यहाँ पे कट जाएगा, इज 2 इज ग्रेटर देन c फॉर ऑल पॉजिटिव कांस्टेंट c। अब यहाँ पे c को आप लोग 5 ले लीजिए, 5 पे ये खराब हो गया, 2 पे खराब हो गया, 3 पे खराब हो गया, नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है कि 2n² इज नॉट स्मॉल o ऑफ n, स्मॉल ओमेगा ऑफ n², ठीक है। तो बस ये थोड़ा ट्रिकी था, बस एक चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे बेसिकली हमें बिग ओ या बिग ओमेगा थीटा में फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट ढूंढना होता है। यहाँ पे बेसिकली वो हर पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए ये वैल्यूज सही होनी चाहिए, या जो भी हमारा फॉर्मूला है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एल्गोरिथम के ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, बिग ओ, और उसके बारे में आगे जाके हम कुछ प्रैक्टिस आपको देंगे। आज आपको एक शीट देंगे छोटा सा, उस शीट में आपको समझना है कि कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, और धीरे धीरे हम बताएंगे कि क्यों बिग ओ को ईजी होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि एंड में तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको कैलकुलेट करना क्यों ईजी होता है, इसके बारे में चर्चा करें। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, मिलते हैं जल्दी, बाय।